Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2009 में आई हुई sci-fi horror मूवी स्प्लाइस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टमेटो पे 75% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है हमें दो साइंटिस्ट को दिखाते हुए जिनका नाम क्लाइव और एल्सा है, और वो अपने फील्ड जो उनका फील्ड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसके एक्सपर्ट होते हैं और वो लोग एक कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम होता है न्यूस्टेड। हमें यह मालूम चलता है कि वो लोग ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिनका मेन काम होता है कि वो लोग अलग अलग डीएनए को स्प्लाइस करके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो डीएनए ज्यादातर अलग अलग एनिमल्स का होता है जिससे कि वो नया तरीके का लाइफ फॉर्म्स को बना सके मेडिसिन के इस्तेमाल के लिए। देख के लग रहा है कि उनके बहुत सारे पहले के जो अटेम्प्ट्स हैं वो सारे फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्लाइव और एल्सा फाइनली मैनेज करते हैं अपने मिशन को सक्सीड करने में। जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और खुशी से देख रहे होते हैं, और जो उनके जो दो क्रीचर्स उन्होंने बनाए होते हैं उनका नाम वो फ्रेड और जिंजर रखते हैं। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि उन दोनों को बनाया इसलिए गया था जिससे कि वो लोग मेडिसिनल प्रोटीन को लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकें। जब वो लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखते हैं तो उनको यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल उनके जो आगे अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुलते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पे वो लोग आगे एक मीटिंग में ये भी बताते हैं कि वो सेम स्प्लाइस करने की जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो उन्होंने फ्रेड पे इस्तेमाल किया था वो वाला टेक्निक ह्यूमंस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग यहाँ ये भी बताते हैं कि अगर टेक्निक सही से उन्होंने अप्लाई करा तो वो लोग किसी तरह से क्योर बना सकते हैं ऐसे ऐसे डिजीजेस का जिनका क्योर अभी तक बना नहीं है। मगर देख के लग रहा है कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, मतलब उनके जो बेसिकली बॉसेस हैं, उनके तरफ से उनके एक्सपेरिमेंट को ग्रीन लाइट नहीं मिली है। उनका नाम होता है जोआन और विलियम, जिन्होंने यहाँ पे उन दोनों को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से मना कर दिया है कि वो लोग ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने ऐसा करा तो उनके कंपनी की बुरी पब्लिसिटी हो सकती है। इसी चक्कर में क्लाइव और एल्सा यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो सीक्रेट में करेंगे। काफी सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वो लोग एक ह्यूमन एनिमल का स्प्लाइस क्रिएट कर पाते हैं। इस चीज से इतना ज्यादा वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पे एल्सा डिसाइड करती है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको वो बर्थिंग रूम में लेके जाएगी जिससे कि वो उस क्रीचर के डेवलपमेंट को शुरू कर सके। क्लाइव यहाँ पे इस आइडिया को थोड़ा सा तो अपोज करता है, मगर एल्सा यहाँ पे उस चीज को कंटिन्यू रखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही होती है। यहाँ पे एल्सा का कहना होता है कि वो इस चीज को इसलिए कंटिन्यू करना चाहती है क्योंकि उसका मानना है कि आगे चल के ये वो काफी सारी ह्यूमन डिजीज को लेके उसका एक तरह से सोल्यूशन प्रूव हो सकता है। यहाँ पे वो क्लाइव को कन्विंस भी कर लेती है कि उनको इस चीज को लेके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते हैं और जो क्रीचर है वो उनके आउट ऑफ रीच जाने लगता है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसी वजह से चलते किसी को इसके बारे में मालूम भी नहीं चलेगा। क्लाइव यहाँ पे मशीन को जाके चालू करता है और जो कंसेप्शन का सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लाइव यहाँ पे अपने कोवर्कर से बात कर रहा है, और यहाँ पे उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि वो और एल्सा किस चीज पे काम कर रहे हैं, मगर क्लाइव यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने से मुकर जाता है। किसी तरह से वो मैनेज करता है कि उसको इस चीज का जवाब ना ही देना पड़े। तब तक हम ये भी देख पाते हैं कि एल्सा यहाँ पे बर्थिंग रूम में है और अभी भी वो इंक्यूबेटर को एग्जामिन कर रही है। जब वहाँ पे वो देखती है कि क्रीचर का सडनली जो हार्ट बीट है वो गिरने लग गया है और एकदम से बंद हो गया है, तो वो एकदम अचानक से काफी ज्यादा घबराई हुई लगने लगती है। मगर जल्द ही वो देखती है कि जो हार्ट बीट है वो दोबारा से आने लगी है। सारा काम खत्म करने के बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एल्सा और क्लाइव अपने अपार्टमेंट में हैं और वो लोग बात कर रहे हैं कि वो लोग अब इससे बड़े अपार्टमेंट में कब मूव करेंगे। उनका जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे कंटिन्यू होता है और वो लोग इस बार उनका जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है वो बच्चों की तरफ जाता है, और इस कॉन्वर्सेशन से देख के लग रहा है कि एल्सा काफी ज्यादा नर्वस लग रही है। उनका अचानक से जो कॉन्वर्सेशन है वो बीच में बंद हो जाता है जब वहाँ पे अलार्म बजने लगता है जो क्लाइव के फोन से आ रहा होता है। वो अचानक से उठते हैं और लैब के तरफ भागते हैं। वहाँ उन्हें मालूम चलता है कि जो फीटस है इंक्यूबेटर के अंदर वो बाहर आने के लिए तैयार हो गया है, मगर यहाँ पे शॉकिंग बात ये है कि उसको महीनों तक बाहर नहीं आना था। क्लाइव और एल्सा यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं चीजों को ठीक करने का, और यहाँ पे वो लोग मशीन को रोकने की भी कोशिश करते हैं जिससे कि वो जो क्रीचर है उसका जो बर्थ है वो अनसक्सेसफुल हो जाए। और इस प्रोसेस के बीच में हम देख पाते हैं कि एल्सा के हाथ में उसको चोट लग गई है। देख के लग रहा है कि जो क्रीचर है वो बॉर्न हो गया है, और इसके पहले कि वो वहाँ से एस्केप करके और ज्यादा डैमेज कर सके चीजों को, क्लाइव यहाँ किसी तरह से मैनेज करता है उसको एक प्लास्टिक कंटेनर के नीचे ट्रैप करने
होने का, जिसके बाद वो जाता है एल्सा की मदद करने के लिए, जो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है और इतना ज्यादा खून गंवाने के चक्कर में बेहोश होने के हालत में होती है। देख के लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो क्रीचर का पॉइजन है उससे वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो गई है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि क्लाइव यहाँ पे एल्सा को किसी तरह का इंजेक्शन देता है और वो वापस से नॉर्मल लगने लगी है। उसके बाद एल्सा और क्लाइव दोनों अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। अगले दिन के सुबह का दिखाया जाता है और अभी भी दोनों काफी ज्यादा अंदर से शेकन अप लग रहे होते हैं क्रीचर के बर्थ को लेके, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हम सुन पाते हैं कि क्लाइव यहाँ एल्सा को बोल रहा होता है कि उन्हें कुछ भी करके उस क्रीचर को डिस्ट्रॉय करना होगा, मगर एल्सा यहाँ पे क्लाइव को बोल रही होती है कि उन्हें अभी भी इस सिचुएशन से बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं। मगर तब भी क्लाइव यहाँ चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस क्रीचर को डिस्ट्रॉय करके ही रहेगा। जल्द ही दोनों जाते हैं लैब की तरफ उसको मारने के लिए, मगर देख के लग रहा है कि उनका जो क्रीचर है वो इंक्यूबेटर के अंदर एक डेड बॉडी के फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। और ज्यादा ठीक से देखने पे यहाँ एल्सा को मालूम चलता है कि वहाँ पे इंक्यूबेटर के अंदर बहुत सारे डेड टिश्यूज पड़े हुए हैं, मगर उस क्रीचर की जो पूरी बॉडी है वो एक तरह से मिसिंग है। तभी अचानक से उसको छोटे छोटे बहुत जल्दी जल्दी चलने वाले फुटस्टेप्स उसके तरफ आते हुए सुनाई देने लगते हैं और उसको एक छोटा सा चिकन जैसा दिखने वाला क्रीचर दिखाई देता है उसके पलटते ही, जो उसके ऊपर एक तरह से इम्प्रिंट कर देता है। क्लाइव और एल्सा यहाँ पे किसी तरह से मैनेज करते हैं उस क्रीचर को बेहोश करने का और उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ उनको मालूम चलता है कि एक्चुअली में वो जो क्रीचर है वो वेनम मतलब कि पॉइजन एक्सक्रीट कर सकता है, डिस्पाइट कि उसके अंदर ऐसा कोई जीन नहीं है उसके डीएनए में ये करने के लिए। जैसे जैसे उस क्रीचर की आगे लाइफ कंटिन्यू होती है हमको मालूम चलता है कि वो जो क्रीचर है वो बहुत ही जल्दी जल्दी तरीके से उम्र में बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा डिफेक्टिव है। उस दिन रात में आगे क्लाइव यहाँ पे विलियम से मिलता है, जो उसको बताता है कि अगर वो लोग जो मेडिसिनल यूज के लिए जो प्रोटीन है जिंजर और फ्रेड का उसको नहीं सेल कर सकते तो यहाँ पे जो न्यूस्टेड मतलब उसकी जो कंपनी है वो काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकती है। और ऐसा होने का वजह सिर्फ और सिर्फ क्लाइव और एल्सा ही होने वाले हैं। इस चीज के बाद एक महीना निकल जाता है और जो क्रीचर है वो काफी ज्यादा साइज में अब बड़ा हो गया होता है। जिस तरह से अब वो क्रीचर एक्ट कर रहा होता है उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो एकदम बच्चे जैसा छोटा सा बच्चा जो ह्यूमन टॉडलर होता है वो वैसा ही है और उतने ही लेवल का उसमें इंटेलिजेंस भी है। एल्सा को यहाँ देख के लग रहा है कि उसने उस क्रीचर के साथ किसी तरह का बॉन्ड क्रिएट कर लिया है और उसको साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लग गई है। और इस चीज को देख के क्लाइव काफी ज्यादा वरिड भी लगने लगता है। वो इस चीज को लेके इतना ज्यादा आगे तक चली जाती है कि वो क्रीचर को उसके कंटेनमेंट वाला जो एरिया है उससे भी बाहर लाने लग जाती है और उसका जो एक तरीके का स्टिंगर होता है उसमें जो कवर लगाया होता है उन्होंने जिससे कि उनमें वेनम ना जाए उस क्रीचर का, उसको भी हटाने लग जाती है। यहाँ पे एक मोमेंट में हम देख पाते हैं कि एल्सा के टी शर्ट पे नर्ड लिखा हुआ होता है, जिसको वो क्रीचर अपने टॉयज का इस्तेमाल करके स्पेल आउट भी करता है, जो एक्चुअली में कंपनी का नाम होता है। तो एल्सा यहाँ डिसाइड करती है कि वो उस क्रीचर का नाम नर्ड से डिसाइफर करके ड्रेन रखने वाली है, जिसको बेसिकली जब आप नर्ड को पीछे से आगे स्पेल करेंगे तो यही वर्ड बनेगा। एल्सा के जो ट्रीटमेंट है ड्रेन को लेके, इसकी वजह से क्लाइव और एल्सा के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि वो जो लैब है वो रेनोवेट होने वाला है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये है कि कोई ना कोई उनका ये एक्सपेरिमेंट जिसको बाहर नहीं आना है उसको कोई ना कोई देख जरूर लेगा। मगर ये लोग आगे इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं और उस क्रीचर के बारे में हमें और क्या क्या चीजें मालूम चलती हैं और वो लोग इसके बारे में क्या करते हैं वो मैं आपको इसके पार्ट 2 में जरूर बताऊंगी। और तब तक के लिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।